अब आप बताइए, कोई लड़का पटना मेडिकल कॉलेज में अपना 4 साल 5 साल बर्बाद करता है पढ़ के, हॉस्टल लेकर के बाहर में। अब किसी भी गरीब परिवार के जो वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके माँ बाप किसी तरह से पैसा देकर के पढ़ाते हैं, और उसको 5 साल बाद यदि 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और 6,000 रुपया, तो आप बताइए जो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के बच्चा जाएगा 6,000 में कैसे एडजस्ट कर पाएगा खुद को। प्रत्यय अमृत जी आए, शुरुआत में काफी तेजी दिखाए, सारे मेडिकल कॉलेज का ये भ्रमण करके आए, लेकिन उसके बाद हमको लगता है इनको भी कमीशन का थोड़ा स्वास्थ्य विभाग में भी आदत लग गया, उसके बाद ये भी सारा काम भूल गए। स्वास्थ्य मंत्री का जब कहीं खामियां दिखने लगता है ना, तो वो पूरा तिल मिला जाता है, बोलता हम लोगों को ही धमकाने लगा, रस्टिकेट करने का बोलने लगा, तो फिर अदर लोगों की तो बात ही नहीं करते। और मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनको तो हर हमेशा इज्जत देनी चाहिए। कि ये सरकार का आंकड़ा है कि 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इंटर्नशिप मिलता है, 3-3 महीने का टेंडर निकाले पे, और वो दिए किसको हैं, तो आप पता कर लीजिएगा किसी भी मेडिकल कॉलेज में सब मंगल पांडे का रिश्तेदार निकलेगा। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री क्या, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, लगभग 35 मिनट मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई। उन्होंने उस समय पैरामेडिकल काउंसिल को लेकर भी, उस समय तत्कालीन सचिव थे संजय कुमार जी, उनको भी कहे और स्वास्थ्य मंत्री को भी कहा, डांटा भी उनको कि आखिर ऐसा स्टूडेंट के साथ क्यों करते हैं, क्यों नहीं इसका समय पर मंगल पांडे को, हाँ क्यों नहीं समय पर कोर्स हो रहा है, असर पड़ता है उनको। तब उस समय असर कुछ देर के लिए असर पड़ा, कुछ दिन के लिए। तब उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी के सामने हमको कहा, प्रधान सचिव और मंत्री जी, कि कल चैम्बर में आओ, सारा बात जो होगा तो हमको बताओ, हम सब कुछ उस पर निर्णय लेंगे। और ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जब उनको सारी बात बताए तब कहता है कि सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, इतना सुविधा कहाँ से हम दे पाएंगे। हम लोगों ने ऐसा कहा, उसके बाद वो एकदम तिल मिलाए से हमको धमकाने लगे, ये वो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, एकदम कान में ऐसे ही बोले। हम बोले सर हमारा जिंदगी बर्बाद कर लीजिए ना आप, बाकी लड़कों को सुविधा दे दीजिए, देखा जाएगा। जब पूरा बिहार कोरोना महामारी से गुजर रहा था तो उस वक्त हम एम्बुलेंस के लिए चिल्ला रहे थे, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिल्ला रहे थे। हमारे जुबान पर सिर्फ इतना था कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बर्बाद हो गया, और मैं बार बार चिल्ला कर ये कह रहा था कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया गया है। अगर यहां पर डॉक्टर्स की कमी है तो ये किसका है, ये इल्जाम किसके सर जाएगा। अगर यहां पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है तो ये इल्जाम किसके सर जाएगा। अगर यहां एम्बुलेंस में कोई काम करने वाला नहीं है तो ये इल्जाम किसके सर जाएगा। और हम बार बार चिल्लाकर ये कह रहे थे कि सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग आकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर सके। 3 दिन पहले जाकर चिल्ला रहे थे बीटीएससी के ऑफिस के बाहर पैरामेडिकल के स्टाफ, तो हम वहां गए थे। आज वही उनके नेता कह लीजिए आकर ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनसे बात करके, उनका बात सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की सरकार क्या चाहती है। और जिस स्वास्थ्य व्यवस्था के घुलट जाने का उदाहरण हम सब देते हैं, वो असलियत में किसका किया हुआ है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये भरत भूषण है, पैरामेडिकल छात्र संघ के अध्यक्ष, और साहब ने ऐसा ऐसा डेटा दिया कि हमारा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि 1996 से बहाली नहीं हुआ है, जो बहाली बीच में आया तो 6 साल से 2014 में कोई बहाली आया था, वो अब तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब कौन देगा, कुछ पता नहीं है। बाकी अब यही बता देंगे क्या दिक्कत। सर हम लोग बिहार के पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, जो पटना मेडिकल कॉलेज सहित डीएमसीएच हो, जेएलएमसीएच भागलपुर हो, जीएमसी बेतिया हो, सारे जगह सारे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं। और कई सारे ट्रेड हैं, जैसे कि ओटी असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, डेंटल हाइजीनिस्ट हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, ड्रेसर हो गया, कई तरह के कोर्स हैं, कार्डियक टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन हो गया। कई तरह के सैकड़ों को, मतलब सैकड़ा कोर्स चल रहा है पूरे देश में, जिसमें 25-30 कोर्स अभी बिहार में चल रहा है, और पटना मेडिकल कॉलेज सहित सारे मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पैरामेडिकल छात्रों को सरकार कोई सुविधा नहीं देती है, न ही पेड इंटर्नशिप की व्यवस्था है, न ही इसके लिए क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कैडर की व्यवस्था है, और ना ही किसी तरह का कोई सुविधा है। छात्रावास, छात्रवृत्ति कुछ भी नहीं है। ये 2 साल के कोर्स को करने में इन लोगों का 4 साल लग जाता है पैरामेडिकल छात्रों का। है? उसका कारण है कि सरकार को स्टाफ की कमी महसूस नहीं होती है। ये स्टूडेंट जब से काम एडमिशन लेते हैं उसी दौरान से इनका प्रैक्टिकली ट्रेनिंग शुरू रहता है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान ये 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट बाय शिफ्ट। उस दौरान होता क्या है, स्टाफ की कमी सरकार को महसूस नहीं होती है।
हाँ, स्टाफ की कमी सरकार को महसूस तब होती है जब हम लोग सारे मेडिकल कॉलेजों को बंद करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तब लगता है कि तब उस समय रेस्ट्रिक्शन का ऑर्डर, कई तरह का ऑर्डर, फरमान सरकार जारी करता है स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन स्टूडेंट को कोई सुविधा नहीं देता है 8-8 घंटे ड्यूटी कराने के बावजूद। अब इस कोरोना काल में वो क्राइसिस देखने को मिला जब सारे स्टूडेंट जो थे वो कॉलेज बंद हो जाने के कारण हम लोगों ने सबको मना कर दिया कि जब सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है तो हम लोग काम क्यों करें, क्योंकि ना ही पेड इंटर्नशिप है, ना किसी तरह का कोई सुविधा है, छात्रावास, छात्रवृत्ति, सब अपना पैसा। अब गरीब पैरामेडिकल कोर्स में आते हैं जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं और बहुजन तबके के लोग, गरीब परिवार से, चाहे वो उच्च तबके के लोग भी हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, वो पढ़ते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो आते हैं। जी बिल्कुल, जो आर्थिक स्थिति जिनका कमजोर है, और वो कठिन परीक्षा, ये BCEC जो MBBS के लिए भी एंट्रेंस लिया करता था पहले, जो अब कुछ दिन से नीट ले रहा है, उसके तहत कंपटीशन पास करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह का सुविधा नहीं। तो वही क्राइसिस जो है, सारे स्टूडेंट जब काम करना छोड़ दिए इस कोरोना काल में, तब वो क्राइसिस देखने को मिली। सरकार इस संदर्भ में कई दशक से यहाँ कोर्स चल रहा है, लेकिन बहाली का नाम ही नहीं लेती है। 1996 में जो बहाली आई थी, लगभग 25 वर्ष पहले, वही सारे ड्रेसर्स, 40 ड्रेसर लगभग पूरे बिहार में है। मात्र 40 ड्रेसर हैं। मात्र 40 ड्रेसर। 40 से किसे काम चलेगा? वही ना बात है। एक अवधेश कुमार सिंह विधायक जी हैं, कांग्रेस के विधायक थे, 7 टर्म विधायक रहे हैं। वो फेसबुक पर लिखे थे, मंगल पांडे जी को टैग करके, कि मंत्री महोदय हमारे विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र ड्रेसर है, कैसे चलेगा। तब हमने उनको कमेंट किया था, सर आप 7 टर्म विधायक रहे, तब एकमात्र ड्रेसर है आपके यहाँ, वो तो आप विधायक थे शायद इसीलिए आपके यहाँ है भी। अदर किसी और विधायक जी को पूछिएगा कि कोई और स्टाफ है आपके क्षेत्र में, तब आपको पता चलेगा। तब उन्होंने कहा कि मैं सदन में ड्रेसर का बहाली 1996 में हुआ था। उससे भी पहले हुआ होगा, मेरे जानकारी में 1996 से कभी नहीं हुआ है। 1996 के बाद ड्रेसर का बिहार में बहाली हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। अभी आपको जो ड्रेसर मिलेंगे अस्पताल में, वो या तो 4th ग्रेड जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो आपको काम करते मिलेंगे उसके रूप में, या फिर जो काफी ओल्ड एज के एजेड लोग जो मिलेंगे, वही लोग वहाँ ड्रेसर ही हैं, वही लोग काम करते हैं। मतलब नया बहाली हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। पद तो निकलता होगा जी, ये तो स्वीकृत पद होगा ना, कितना पद पे बहाली होगा? लगभग 1398 स्वीकृत पद ड्रेसर के हैं। 1400 पद है और 40 को बहाली हुआ अभी तक। वो 40 को बहाली मात्र हुआ है। और उसके बाद OT असिस्टेंट का 1096 पद स्वीकृत है, मात्र 181 लोग पोस्टेड है। अब आप समझ, हाँ, पूरे बिहार में लगभग, हम अस्पताल का आंकड़ा एक बता दे रहे हैं आपको, 36 जिला अस्पताल था पहले, ये साल भर पहले, अब 38 हो गया है टोटल। उसके बाद 101 अनुमंडलीय अस्पताल था। लगभग अभी मेडिकल कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट मिला करके लगभग अभी 16 है। और उसके बाद PHC जो है सो 534 PHC है, जितने ब्लॉक हैं उतने PHC हैं। ये PHC 1200 कुछ था, ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं 2012-13 का। और उसके बाद लगभग 8872 ये APHC सरकार खोले हुई है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 273 CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोले हुआ है, जो एकदम मॉडर्न प्रोजेक्ट के तहत था नीतीश कुमार का। वहाँ पे सब कुछ, सारा व्यवस्था है। करोड़ों स्टाफ नहीं था, हम गए थे कोरोना में, करोड़ों का मशीन लग गया है। और ये सब लग जाता है, मकान बन जाता है, करोड़ों का मशीन लग जाता है, क्योंकि उसमें निचले लेवल के सिविल सर्जन से लेकर के वो मिनिस्टर लेवल तक सब कमीशन बटा हुआ रहता है। तो नया नया मशीन लग जाता है, लेकिन चलाने वाले स्टाफ इसलिए नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब चलाने वाले स्टाफ की जरूरत है तो उसको वेतन देना पड़ेगा। पद स्वीकृत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पास है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वैकेंसी को रोके रखा है। चुनाव दर चुनाव करते रहते हैं। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री, क्या मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, लगभग 35 मिनट मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई। उन्होंने उस समय पैरामेडिकल काउंसिल को लेकर भी, उस समय तत्कालीन सचिव थे संजय कुमार जी, उनको भी कहे और स्वास्थ्य मंत्री को भी कहा, डांटा भी उनको कि आखिर ऐसा स्टूडेंट के साथ क्यों करते हैं, क्यों नहीं इसका समय पर, मंगल पांडे को, हाँ, क्यों नहीं समय पर कोर्स हो रहा है, असर पड़ता है उनको। तब उस समय असर कुछ देर के लिए असर पड़ा, कुछ दिन के लिए। तब उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी के सामने हमको कहा, प्रधान सचिव और मंत्री जी, कि कल चैम्बर में आओ, सारा बात जो होगा तो हमको बताओ, हम सब कुछ उस पर निर्णय लेंगे। और ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जब उनको सारी बात बताए, तब कहता है कि सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, इतना सुविधा कहाँ से हम दे पाएंगे। भाई, आप सुविधा नहीं दे पाएंगे तो आप, हम लोगों ने इसी को लेकर के एक बार 5 दिन से हम लोगों का छात्र, सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट NMCH के स्ट्राइक पर थे। वो उस समय RMRI अस्पताल में कुछ शुरुआत करने आए थे लैब का, तो हम लोग वहाँ जाकर उनको घेर लिए। तब उनको बोले कि सर 5 दिन से स्ट्राइक पर है छात्र, उसको छात्रावास नहीं है, किस तरह का कोई सुविधा नहीं है, 8 घंटा काम करता है, आखिर क्यों।
तब कहता है, फिर वो उन्होंने यही बात रिपीट किया कि आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो हम लोग कटोरा दिए उनको कि सर भीख मांग लीजिए आप, शायद आपके परिवार की भी गरीबी दूर हो। आपने कटोरा पकड़ा दिया। तो कटोरा पकड़ा है, आपके परिवार की भी गरीबी दूर हो और आपके सरकार की भी गरीबी दूर हो। हम लोगों ने ऐसा कहा। उसके बाद वो एकदम तिलमिलाए से हमको धमकाने लगे, ये वो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, एकदम कान में ऐसे ही बोले। हम बोले सर हमारा जिंदगी बर्बाद कर लीजिए ना आप, बाकी लड़कों को सुविधा दे दीजिए, देखा जाएगा। उसके बाद बोले कि रेस्टिकेट करवा देंगे, बहुत सारा बात बोले। हम बोले देखिए आप रेस्टिकेट करवा लीजिएगा, अदर स्टेट से पढ़ के आ जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो किसी तरह का सुविधा है नहीं। अपना जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन आप तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। तब जाकर के उन्होंने बोला कि ठीक है हम दे रहे हैं। जो 2014 में जो 181 OT असिस्टेंट की बहाली निकली थी और एक्सरे टेक्नीशियन का, उसका उन्होंने पदस्थापन कर दिया 2020 में। कोरोना जब फर्स्ट वेव था तब इन्होंने उसका बहाली कर दिया परमानेंट। हाँ, जो 2014 में बहाली आई थी। जो लोग 6 साल बाद, हाँ, जो लोग 1996 से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे उसको उन्होंने परमानेंट किया उस समय BSSC के थ्रू। और उसी समय सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहाली BSSC से आई हुई थी। लैब टेक्नीशियन की बहाली 1772 सीटों पर आई हुई थी। बाकी उसमें जो है 1172 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद फिर वो मामला हाई कोर्ट में गया। सरकार का निर्णय उसमें कुछ साफ नहीं था, क्योंकि जो नियमावली कह रही थी उसके हिसाब से सरकार काम नहीं कर रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रहता है एक तरह से बैकडोर वाला सिस्टम। SSC शुरू से ही लेट करते रहा है और पैरवी पैगाम वाला मामला चलते रहता है। उसमें अदर स्टेट के बच्चे जो थे उन्होंने भी अप्लाई किया था। तो लास्ट में हाई कोर्ट का फैसला आया, ठीक है जो अदर स्टेट के लोग थे या जो भी थे जो काम कर रहे थे पहले से, उन लोगों को मौका दिया गया। बाद में उसको भी हम लोग कई दिनों से बोल रहे हैं, कई महीनों से बोल रहे हैं कि सर बहुत दिन हो गया, 6-7 साल हो गया, आपको लैब टेक्नीशियन का कमी है, अब बहाल करवा लीजिए। आज कोरोना का रिपोर्ट ही देख लीजिए, कई जगह फेक निकल रहा है। जब स्टाफ रहेगा आपके पास, सिलेक्टेड है, सब कुछ है, उसको ज्वाइन करवा लीजिएगा तो वही काम करेगा आपका। लेकिन इस बीच में किया क्या गया, मानव बल बढ़ाने के लिए, मतलब स्टाफ बढ़ाने के लिए ये 3-3 महीने का टेंडर निकाले पे। और वो दिए किसको हैं तो आप पता कर लीजिएगा। किसी भी मेडिकल कॉलेज में सब मंगल पांडे का रिश्तेदार निकलेगा, सब मंगल पांडे का रिश्तेदार ही निकलेगा, वो टेंडर वाला जो कंपनी वाला है। और उसी का टेंडर चलता है सारे मेडिकल कॉलेज में, सारे जिला अस्पतालों में। और उसमें जो नेता सबका पैरवी से ही सबका काम हो जाता है। उसमें जो अच्छे बच्चे रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसका हो नहीं पाता है और इसका शिकार हो जाते हैं मेरिटोरियस बच्चा। और उसमें भी पेमेंट का जो देखिएगा तो 6,000 से लेकर के 12,000 तक। अब आप बताइए, कोई लड़का पटना मेडिकल कॉलेज में अपना 4 साल 5 साल बर्बाद करता है पढ़ के, हॉस्टल लेकर के बाहर में। अब किसी भी गरीब परिवार के जो वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके माँ बाप किसी तरह से पैसा देकर के पढ़ाते हैं और उसको 5 साल बाद यदि 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और 6,000 रुपया, तो आप बताइए जो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के बच्चा जाएगा 6,000 में कैसे एडजस्ट कर पाएगा खुद को। बड़ी शर्मनाक है बिहार के लिए कि आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी अनुमंडल अस्पताल हो, सदर अस्पताल हो, सभी जगह स्टाफ तीनों शिफ्ट में नहीं रह पा रहे हैं, एक शिफ्ट में भी नहीं रह पा रहे हैं। न नेत्र जांच, आज मुख्यमंत्री जी को नेत्र जांच कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, शर्मनाक है। और इसका उदाहरण है क्योंकि बिहार में नेत्र परीक्षक है ही नहीं, नेत्र सहायक ही नहीं है जो विजन लेने का काम करता है, आंख कितना नॉर्मल है 6/6 है या 6/9 है चेक करने वाला। तो मुख्यमंत्री जी दुर्भाग्य की बात है, उनको तो जाना ही पड़ेगा, उनके लिए तो सौभाग्य ही होगा क्योंकि वो बड़े लोग हैं, घूम आए होंगे ना जी, बड़े लोग हैं। क्या मांगे जी? हम लोग का मुख्य मांगे ये है कि देखिए पैरामेडिकल काउंसिल जो है, पैरामेडिकल काउंसिल नहीं रहने के कारण, पैरामेडिकल काउंसिल नहीं रहने के कारण जो कि हम लोग के क्षेत्र के जो बच्चे हैं अदर राज्य में जॉब नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे जो है सारा छात्र जो अदर स्टेट के राज्य के हैं वो यहाँ फिल कर लेते हैं और हम लोग को डायरेक्ट में जो क्या कहते हैं वही बहुत कम ही बच्चा क्या कहते हैं जॉब मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोग को तो उतना परसेंटेज नहीं रहती है, 2 साल का कोर्स 4 साल में होती है। तो यही सब समस्या है जो कि हम लोग बराबर मांग करते रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से, प्रधान सचिव से, मुख्यमंत्री से। अरे एक बात समझाइए हमको, जैसे हम अभी पूरा बिहार का अस्पताल सब घूम रहे थे तो हर जगह अस्पताल था, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ अस्पताल नहीं है, लेकिन वो अस्पताल बंद था। तो मतलब हमको लगा ये कि मानो कि बिल्डिंग बन भी किया है, अंदर कुर्सियों रख दिया है लोग, मानो कि लोगों का बहाल इसका मतलब नहीं हो रहा है। जी सर, हम आपको तो बोले कि सारे जगह सारा इक्विपमेंट, सारा करोड़ों का मशीन आपको मिलेगा, भवन करोड़ों का मिलेगा, क्योंकि उसमें जो इंजीनियर मकान बनाने वाले रहते हैं उस इंजीनियर से लेकर के
जो उस मेडिकल कॉलेज का या जो जिले का हेड रहता है उससे लेकर के मिनिस्टर लेवल तक कमीशन जाता है, तो वो बड़ा बड़ा चीज क्यों नहीं बन जाएगा? बिल्डिंग बन जाता है, करोड़ों का मशीन लग जाता है, क्योंकि एक मशीन यदि 50 लाख का है तो उसमें आप इतना समझिए कि उसमें 10 लाख 15 लाख कमीशन का ही जाता है। तो सारे लोगों का कमीशन, कई सिविल सर्जन हैं जो मेडिकल कॉलेज सबसे ही गए हैं, तो उन लोगों से वो लोग नाम नहीं बताने पर बताते हैं कि नाम नहीं बताना, तब वो बताते हैं कि क्या करें, हम लोग का सब कुछ फिक्स रहता है, ऊपर भी इतना देना है, उस हिसाब से ही मैनेज करते हैं, नहीं तो हम कहाँ से क्या कर पाएंगे। इस तरह का खेल चलता है सारे जगह। तो जान के बहाली नहीं हो रहा है ना? बहाली बिल्कुल जानकर नहीं हो रहा है। बोले तो स्वास्थ्य मंत्री जी चुनाव से पहले मिले थे, ऐसे ही 5 आदमी हम लोग गए थे, तो वो बोले कि 4 दिन में क्या हो जाएगा। उस समय सरकार टूटने का 4 दिन था, बोले कि 4 दिन में क्या हो जाएगा ये हमको बता दो भूषण। तब लगभग 35-40 मिनट बाद पांडे जी बोले, हाँ, तो हम बोले कि सर 4 दिन में जो हो जाएगा आप कर दीजिएगा। तो बोला बिल्कुल कर देंगे। उनके सारे पीए वगैरह सब लोग थे, तो हम बोले बिल्कुल कर देंगे। तो हम बोले सर 4 दिन में आप एक बार टाइट हो करके फोन कर दीजिएगा बीटीएससी चेयरमैन को, तो उनका हैसियत नहीं है कि आपकी बातों को इग्नोर करके वो बहाली रोक देगा। तब उन्होंने कहा ठीक है ये काम हो जाएगा। हम बोले चलिए बहुत अच्छा बात। उसके बाद हम बोले कि पैरा मेडिकल काउंसिल, जो काउंसिल में रजिस्टर्ड रहने के बाद होता है कि एक आंकड़ा रहता है सरकार के पास, जैसे मेडिकल नर्सिंग है, नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल है, आयुर्वेदिक काउंसिल है। तो इस समय ये है आयुष काउंसिल में कि जितने लोग पास आउट हैं सरकार के पास आंकड़ा है कि इतना लोग हमारे यहाँ प्रशिक्षित है, रजिस्टर्ड है। तो उस हिसाब से हम लोग का कहना था कि पैरामेडिकल काउंसिल यदि हो जाता है तो उसमें एक आंकड़ा रहेगा कि बिहार सरकार अपने कितने बच्चों को ट्रेंड किया है। उस हिसाब से कहीं यदि आपको तात्कालिक जरूरत भी पड़ जाए, जैसे क्राइसिस था उस समय, आप नजदीकी सिविल सर्जन को कह सकते थे कि ये स्टूडेंट पास है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लीजिए, या जैसे हो तत्काल रख लीजिए, परमानेंट बहाली आ रही है तो फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने इस मैटर पे कहा कि ठीक है। उस समय राजभाषा विभाग ट्रांसलेशन के लिए काउंसिल का गया हुआ था, क्योंकि हम लोग एक बार 5 दिन लगभग सारे मेडिकल कॉलेज को बंद किए, तब प्रधान सचिव थे संजय कुमार जी। वो सारे मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जो भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं सबको बुलाकर बैठक किए थे। उसमें हम लोग को बुलाए थे सारे स्टूडेंट को, जो 5 लोग स्टूडेंट थे हम लोग, और उसके बाद उन्होंने सारी बातें कही थी कि बहुत जल्द हो जाएगा। उसके बाद उनका तबादला शिक्षा विभाग में हो गया। उसके बाद फिर काम शिथिल पड़ गया। प्रत्यय अमृत जी आए, शुरुआत में काफी तेजी दिखाए, सारे मेडिकल कॉलेज का ये भ्रमण करके आए, लेकिन उसके बाद हमको लगता है इनको भी कमीशन का थोड़ा स्वास्थ्य विभाग में भी आदत लग गया। उसके बाद ये भी सारा काम भूल गए, मिलने का भी ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया करते कभी भी। लेकिन संजय कुमार जी ऐसे थे जो कभी भी किसी से भी मिला करते थे और जो समस्या रहती थी उसका सोल्व करने का प्रयास करते। बोले तो वो हम लोगों से मिलने के लिए एनएमसीएच में स्ट्राइक पर थे तो वहां तक आए थे, खुद से भूख हड़ताल तोड़वाए थे। तो हमको ये समझ में आ रहा है, आप जो इतना बात बोले, इससे ये कि अगर सिर्फ बहाली सही से हो जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। पूरा बोले तो अस्पताल में सब लोगों का काम बटा हुआ है। कहीं आप ही एक बार इमरजेंसी पीएमसीएच चल जाइएगा तो आपको भगा दिया था। नहीं सुनिए ना, वो तो आपको देखे, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग खुद इसके बारे में उस समय विमल कारक तत्कालीन सुपरिटेंडेंट थे, उनसे हमारी बात होती रहती है, वो भी हमारे ही जिले साइड के हैं। उनसे हम लोग बोले कि सर ऐसा कब से हो गया कि मीडिया वालों को आप लोग मारने लगे हैं? आखिर कोई बड़ा नामचीन मीडिया है तो उन लोगों को आप सारा रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं और दूसरों को मारते हैं। तो बोला नहीं वो भूल बस हुआ। लेकिन ये एक तरह से सरकार का दबाव रहता है। स्वास्थ्य मंत्री का जब कहीं खामियां दिखने लगता है ना तो वो पूरा तिल मिला जाता है। बोलता हम लोगों को ही धमकाने लगा, रेस्टिकेट करने का बोलने लगा, तो फिर अदर लोगों की तो बात ही नहीं करते। और मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनको तो हर हमेशा इज्जत देनी चाहिए कि इन्हीं लोगों की वजह से लोकतंत्र जिंदा है। और गरीब गुरबा जो भी विकर सेक्शन के लोग हैं जिनको उचित सुविधाएं नहीं मिल रही, वो लोग आपके थ्रू कहीं भी अपनी बात रखते हैं। 3 दिन पहले जो गए थे लेकर, जो मेरे हाथ में है, क्या हुआ इसका? देखिए ये 3 दिन पहले की बात नहीं है, हम जब से 2016 से ही इस चीज को लेकर लड़ रहे हैं और ये सारी डिमांड 2016 से ही हम लेटर पैड पे सेम डिमांड। इसमें से काउंसिल रट रहे थे, तब जाकर काउंसिल का बिल बना। काउंसिल का बिल आया, उसमें भी कुछ सुधार की जरूरत थी, उसमें भी हम लोगों ने सुधार का दिया। उसके बाद कैडर नहीं गठन है, जैसे आप ही समझ रहे हैं ना कि एमबीबीएस करता है, उसके बाद लोग पीजी करता है, उसके बाद लोग सीनियर रेजिडेंट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो वो लोग ही एमबीबीएस को पढ़ाते हैं। स्थिति तो हमारे आने समय ऐसी थी कि बेहोशी का डॉक्टर, पीएमसीएच में बेहोशी का डॉक्टर मेडिसिन पढ़ाया करते थे, अभी भी पढ़ाते हैं सारे मेडिकल कॉलेज में। पीएमसीएच में तो कई बार उठापटक हुआ है, तब जाकर के पीएमसीएच का स्थिति ठीक हुआ है। लेकिन सारे मेडिकल कॉलेज का देख लीजिए, बेहोशी का डॉक्टर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया करते हैं, बेहोशी का डॉक्टर मेडिसिन पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले भी नहीं। हाँ, बेहोशी का डॉक्टर सर्जरी पढ़ा रहे हैं।
अब पढ़ाने वाला नहीं है, इसका कारण है कि सर्जरी का सब्जेक्ट तो सर्जन ही स्पेशलिस्ट होते हैं ना, मेडिसिन के लिए मेडिसिन ही स्पेशलिस्ट होते हैं, वही लोग पढ़ा सकते हैं, वही उसके ज़्यादा जानकार हैं। अब ऑप्थेल्मोलॉजी आँख के संदर्भ में पढ़ाना है, अब बेहोशी का डॉक्टर आँख पढ़ा पाएगा? हाँ, जानते हैं बेसिक चीज़, उन्होंने पढ़ा होगा MBBS के दौरान, लेकिन वो नेत्र कैसे पढ़ाएगा? पूरा बहुत सारी बीमारियां हैं आँख से रिलेटेड, वो कैसे पढ़ा पाएंगे? वो भी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। बोले तो फार्मेसी एक अच्छा सब्जेक्ट है जो मेडिसिन लिखने का प्रैक्टिस के लिए लोगों को बहुत ज़रूरी है, लेकिन फार्मेसी का पढ़ाई होता ही नहीं था PMCH में पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए। बहुत उठा पटक करने के बाद प्रधान सचिव संजय कुमार थोड़ा पढ़ाई का सारे मेडिकल कॉलेज में भेजे, लेकिन सिर्फ PMCH में पढ़ाई का स्थिति सुधरा। लेकिन अभी भी बहाली का जो है ना कोई स्पेशल क्लासरूम है छात्रों के लिए, न किसी प्रकार की सुविधा है, लेकिन सब 8 घंटे काम करते हैं। पैरामेडिकल काउंसिल और कैडर यदि रहता, कैडर रहने से होता है कि हम लोगों के ट्रेड में जैसे बैचलर हो रहा है, ग्रेजुएशन हो रहा है, उसके बाद PG करते लोग, फिर वही PG किए हुए लोग PhD करते, तब अपने ही ट्रेड के बच्चों को पढ़ाते, तो वो स्टूडेंट ज़्यादा फेल नहीं करते। अभी का ऐसा समय है कि 80% स्टूडेंट फेल कर जाते हैं एग्जाम में। हम तो उसमें एक सरकार का भी साजिश मानते हैं कि वो फेल करके फिर 8 घंटे डेली 1 साल काम करेगा, सरकार को स्टाफ का कमी नहीं महसूस होगा। और दूसरी बात कि जो प्रोफेसर लोग कॉपी चेक करते हैं, अब जैसे हमने सर्जरी का कॉपी लिखा, सर्जरी का पेपर है 100 मार्क्स का, हमने लिखा और 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 100 मार्क्स में, तो हम लिखे, हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा लॉन्ग लिख लेते हैं, जिस तरह से डॉक्टर चेक करेंगे। डॉक्टर तो सीनियर रेजिडेंट या प्रोफेसर जो है तो अपने लेवल से आंसर खोजते हैं। PG लेवल का जो स्टूडेंट है MBBS MD कर रहा है वो लोग लिखेगा। अब पैरामेडिकल स्टूडेंट को आप 15 दिन क्लास लेते हैं शुरुआत में, सारे मेडिकल कॉलेज में 15 दिन है, लेकिन PMCH में कंटिन्यू हम लोग करवाते हैं, तो वो स्टूडेंट कैसे लिख पाएगा? वो उस टाइप का आंसर कैसे लॉन्ग आंसर लिख पाएगा? तो इस वजह से अधिकतर स्टूडेंट फेल होते हैं। और सरकार को फिर ड्यूटी करते हैं, अब वो ड्यूटी करते हैं, कहता है फेल होने के बाद भी आप 10 महीना अटेंडेंस कंटिन्यू रहेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इस तरह का खेल चलता है। और अभी भी नेत्र जांच करने के लिए PMCH जाइएगा तो देखिएगा एप्रॉन पहन के लड़का लोग रहता है ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट में, सारे एक्सरे में भी वही लड़का लोग एक्सरे करता है। टेक्नीशियन तो है ही नहीं PMCH में, 1-2 टेक्नीशियन है। कोई पैसा उसे फ्री में नहीं मिलता, स्टाइपेंड में नहीं मिलता। बोले तो पेड इंटर्नशिप का हम लोग कब से डिमांड कर रहे हैं कि कैडर का गठन होना चाहिए, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कैडर का गठन, और उसके बाद पेड इंटर्नशिप पे व्यवस्था होना चाहिए, जिससे प्रशिक्षण के दौरान मिनिमम वेज मिलना चाहिए। अभी हम आपको देख लीजिए, फार्मेसी का कोर्स लगभग कई दशक से चल रहा है, फार्मेसी काउंसिल भी है। इंटर्नशिप 3 महीने का होता है, वो लोग को 3 महीना में 1 रुपया पर डे के हिसाब से आप मिलता है। इंटर्नशिप 8 घंटे का, आप समझ जाइए 1 रुपया में आजकल एक चॉकलेट नहीं मिलता है। ये सरकार का आंकड़ा है कि 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इंटर्नशिप मिलता है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं किसी राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों लचर है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों बर्बाद हो गया, तो उसका साक्षात उदाहरण आपको आज देखने को मिला। तो अंततः इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि क्या इनका मांग है। पेपर ये लेकर आए हैं, खुद ही बताएंगे तो बेहतर है। हाँ, बताओ व्रत। देखिए, हम लोगों का मांग है जो बिहार तकनीकी चयन आयोग, जो नीतीश कुमार जी का मॉडर्न प्रोजेक्ट था, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग में खास करके जल्दी बहाली हो टेक्निकल पोस्ट पर, चाहे वो MBBS लोग हों, PG लोग हों, सबों का बहाली टाइम टू टाइम हो, तो BTSC का गठन किया गया। लेकिन उसके बाद से पैरामेडिकल संवर्ग का बहाली की बात की गई है। उस दिन से ही सारे पोस्ट क्लियरेंस करके आया हुआ है, सारे मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्जन से और PHC सबसे पोस्ट क्लियरेंस करके, ये 2014 के बाद की बात बता रहे हैं, आया, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हो पाई। जो तकनीकी चयन आयोग में विज्ञापन के लिए पेंडिंग है कि वो विज्ञापन निकालेंगे, उसके बाद तुरंत शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को मार्क्स बेसिस पे, और उसके बाद वो मेरिट बना करके स्वास्थ्य विभाग को सौंप देंगे, फिर ज्वाइनिंग होगी, जिसमें OT टेक्नीशियन के लगभग 1096 पोस्ट हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के भी लगभग 803 पोस्ट हैं, ECG टेक्नीशियन के 163 पोस्ट हैं, ड्रेसर के हैं, मतलब ड्रेसर हो गया, लैब टेक्नीशियन का जो, और उसके बाद एक डिमांड है कि 2014 में जो BSSC लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाली थी और सैनिटरी इंस्पेक्टर का, उसका जल्द से जल्द जो है सो फाइनल रिजल्ट दे करके सबका पदस्थापना किया जाए। और तीसरा है कि संविदा पर जो काम कर रहे हैं आज से कई सालों से, और कई लोग जो काम कर रहे हैं कई तरह के पैरामेडिकल पोस्ट पर, उसमें हम डिमांड करते हैं सरकार से कि उन सभी लोगों को आज 5,000 6,000 जो आप दे रहे हैं, उन लोगों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे उन लोगों को भी लगे, काम करने में मन लगे। क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारे इस कोरोना के गाल में समा गए हैं पैरामेडिकल कर्मी, लेकिन सरकार का जो घोषणा था 50 लाख रुपया बीमा, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वाला, वो भी किसी को नहीं मिला, ना ही किसी आश्रित को नौकरी मिल पाया। और उसके बाद पैरामेडिकल पैराडेंटल जो परीक्षा समिति है बिहार में, जो 2 साल के कोर्स को लगभग 2 साल विलंब की देरी से 4 साल में फाइनल नहीं हो पा रहा है,
इस पर विराम लगे और सत्र नियमित हो। साथ ही बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में मेल जीएनएम के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, क्योंकि अदर स्टेट से बिहार में एलिजिबल स्टूडेंट रहने के बावजूद अदर स्टेट से बच्चे आकर के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। डायरेक्ट उनको वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, यहाँ डायरेक्ट उनको जॉब मिल जाता है। जबकि सेम एंट्रेंस दे करके यहाँ के बच्चे भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़कियों के लिए है। सरकार से डिमांड करते हैं कि एक तरह से ये समता समानता का जो मौलिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन है। स्टूडेंट को सारा सुविधा मिलना चाहिए, जिसमें कि ये सबको मिलना चाहिए कि सब लोग अपने प्रशिक्षण कर सके, और बिहार में जो अदर स्टेट से बच्चे आकर के जॉब कर रहे हैं वो ना हो, और बिहार का बच्चा अपने मेरिट के बल पे जॉब करे। यही सब सारा डिमांड है। खास करके पैरामेडिकल काउंसिल, पैरामेडिकल का क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल कैडर का गठन हो, जिससे कि पैरामेडिकल में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, क्लिनिकल ट्रेनिंग रहे और सब लोग अपना अपना काम कर सके। और राज्य के खास करके ये सब बोलने का यही मतलब है कि अंततः जो गरीब लोग हैं, पीएचसी सीएचसी पर जो आधी आबादी जो है, आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाके की है, उसमें सभी लोग पीएचसी एपीएचसी पर निर्भर है, जहां पर आपको सिर्फ नर्सेज के अलावे कोई आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पर सरकार पैरामेडिकल का पद तो सृजित है लेकिन बहाली नहीं हो पाई है कई दशक से। तो यही मेरा डिमांड है अंततः कि जो भी पद है सबों पर बहाली हो, क्लिनिकल कैडर हो, यही सब बहाली तो होना चाहिए, वरना हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बिहार राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था कभी बेहतर हो पाएगा। बाकी मंगल पांडे जी से अनुरोध रहेगा कि लड़कन सबको ही मत बोलिए कि आप जिंदगी खराब कर दीजिएगा, ये लड़कन सबका जिंदगी बना दीजिए नौकरी वोकरी देखकर, नहीं तो फिर मानिए कि हल्ला गुल्ला करेगा और उसके बाद अगले साल फिर चुनाव आएगा ना सर, तो चुनाव आएगा तो फिर आपको इन्हीं से भेंट करना है। मेरा नाम प्रशांत राय है, और याद रखिए जब किसी अस्पताल में जाइए तो घूमा करिए, देखा करिए, और तब ये मत बोलिए कि बिहार राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। खराब कुछ नहीं है सर, आप ये कहिए कि खराब किया गया है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।